सुबह सुबह आज ट्वीट किया और कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और मेडिकल एक्सपर्ट के एडवाइस के अनुसार जिस तरह से सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य गिर रहा था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया गया उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीति गर्म है, विपक्ष के लोग लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं कि तो लोकतंत्र पे हमला हो गया। देखिए, अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर विपक्ष के कई ऐसे दल जो संभवतः अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो उनको चेहरा बनाकर अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति को आपने वहां पे अनशन पे आपने बैठा दिया, जो दिन रात अपनी गिरते स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं सब में है। हम सब उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, न्यायालय उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। आज अगर एक ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि कतई कोई नहीं चाहेगा कि हमारा देश सोनम वांगचुक जी जैसे व्यक्तित्व को ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालातों में हम लोग उनको खो दें, ये कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। बट ये कल्पना संभवतः वो लोग जरूर कर सकते हैं जो कि वहां पर उनको अनशन पर बैठाकर खुद दिन रात 3 वक्त का भोजन कर रहे हैं, नहाने धोने जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और वो व्यक्ति अकेला वहां पर बैठा है। मतलब सोचिए, टू एन एक्सटेंट जिनके साथ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन तक से उनको आग्रह करना पड़ा कि प्रभु कम से कम यहां तो आप लोग मत खाइए, मैं अनशन पे बैठा हूं। कोई सांकेतिक ही उनके साथ खड़े लोग एक दिन का ही अनशन कर देते। जितनी पर्सनालिटीज जा रहे हैं, जितने तथाकथित सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, क्या कोई 1 घंटा भी उनके साथ सांकेतिक तौर पर अनशन करने की सोच के साथ बैठा? सब सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए गए। हर कोई सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन का विस्तार करने की सोच के साथ, राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच के साथ गया। एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता की। आज यकीनन जबरन हम लोगों को दिल्ली पुलिस के माध्यम से न्यायालय की भी चिंता नहीं है, हम नहीं उनको इस हालत में देख सकते। और कई बार जबरन तरीके से इन चीजों को अगर करना पड़े आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, और ये लोकतंत्र संविधान के आधार पर चलता है। लोकतंत्र आपको इजाजत देता है प्रदर्शन करने की, पर अपनी जान लेने की इजाजत तो कोई नहीं देता ना। आपने बाबा साहेब की तस्वीर रखी है वहां पे, क्या कहा था बाबा साहेब ने अपने पहले भाषण में, जब उन्होंने संविधान का जब उन्होंने निर्माण किया, उस वक्त उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, ये संविधान आपको ताकत देता है कि आप वोट के अधिकार का आप इस्तेमाल करें। आपके पास आज विकल्प हैं। जब तक देश गुलाम था, समझ में आता था आपको अनशन करना पड़ता था, आपको आंदोलन करना पड़ता था, आपको ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज की तारीख में जब आपका संविधान आपको वोट का अधिकार देता है, मत चुनिए ना फिर ऐसी सरकार को अगर जिस पे आपको भरोसा नहीं है। बट जब वोटिंग का समय आएगा, यही सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज आज गए हुए हैं, ये बोलेंगे, वो सॉरी वी डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। आज भी आप कितने सेलिब्रिटीज के पास आप चले जाइए, उनके सामने आप माइक लगाइए, तो उनको पता ही नहीं होगा कि देश में क्या हो रहा है, राजनीति में कौन देश का राष्ट्रपति, कौन देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है, संसद कैसे चलती है, विधानसभा कैसे चलती है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। चलिए, अगर नहीं इंटरेस्ट है, बट कम से कम उस दिन तो इंटरेस्ट दिखाइए जिस दिन वोटिंग हो रही है। और ये माध्यम है आपके पास लोकतंत्र को सशक्त करने के। बट इस तरीके, और आप प्रदर्शन भी कीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए प्रदर्शन, अपनी बातों को आप रखिए। बट एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर, या पता नहीं मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मोहरा बनाकर आपने इस पूरी मुहिम को आप आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, ये गलत सोच है। नहीं मंत्री जी, मैं ये चूंकि आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि चेहरा बनाकर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कौन लोग हैं विपक्ष के लोग? क्या कांग्रेस पार्टी है, क्या आम आदमी पार्टी है, क्या इन लोगों ने इस्तेमाल किया अपनी राजनीतिक जमीन बचाने? आप वहां पे स्टूडेंट यूनियन देख लीजिए ना, और उनमें से मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट हैं, सारे ही एक उम्र सीमा के बाद वाले लोग ज्यादा मुझे वहां पे दिखते हैं। एक्चुअल स्कूल कॉलेजेस जाने वाले कितने बच्चे मुझे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, पता नहीं। बट लेफ्ट के जितने विंग्स हैं आपको वहां पे आपको मौजूद दिखेंगे। हैविंग सेड दैट ऑल, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि भाई शिक्षा प्रणाली, जो बातें आप कर रहे हैं उस बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। मेरी सरकार पूरी तरीके से सहमत है कि भाई शिक्षा प्रणाली में और पारदर्शिता आनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली और बेहतर होनी चाहिए और सशक्त होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ कतई किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पर क्या ये अनशन करने से, इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया। क्या है पार्टी का एजेंडा, क्या है पार्टी की सोच, क्या है पार्टी का विजन?
आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए, जनता के सामने रखिए, दिखाइए, सरकार को बोलिए कि देखिए ये 5 चीजें हम चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव हो। इन चीजों को आप बदलेंगे, सिस्टम पारदर्शी होगा। एनटीए में हम लोग ये बदलाव चाहते हैं ताकि अगली बार पेपर लीक के ऐसे मामले नहीं सामने आए। आप सुझाव दीजिए, बट ऐसे अराजक परिस्थिति को उत्पन्न करना ये कतई लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार नहीं है। जी, लेकिन जिस तरह से आप कल ऑल पार्टी मीटिंग है और 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, राम मंदिर में जो फंड चोरी का मामला है, जिस तरह से नीट का मामला है, जिस तरह से सोनम वांगचुक का फोर्सफुली ऐसा विपक्ष दावा कर रहा है कि यहां से ले जाया गया, जबरदस्ती अनशन करवाया, ये मुद्दे संसद सत्र में हावी होने सकते हैं। ये भी मुद्दा है कि डिलिमिटेशन बिल आएगा, वोमेन रिजर्वेशन बिल आएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आएगा। इन सब पर हम आपका मत जानना चाहते हैं। देखिए, इन तमाम चीजों पे चर्चा होनी चाहिए और मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। आग्रह करते करते हम लोग थक जाते हैं। करना वही है जो वो लोग सोच कर आएंगे और उनकी सोच सिर्फ हंगामे को लेकर रही है। आप चर्चा कीजिए ना, आप गिरा दीजिए सारे बिलों को। इनमें से कई बिल तो ऐसे हैं जहां पे हम लोग को 2/3 बहुमत की हम लोग को जरूरत होगी। आपको लगता है आपके पास बहुमत है, आप गिरा दीजिए ना, पर चर्चा तो होने दीजिए। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे। सदन जैसी जगह जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा को ये लोग सिर्फ तार तार करने का काम करेंगे। आप ऑल पार्टी मीटिंग की बात करते हैं, कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी दल है, आप मुझे बताइए कांग्रेस के 2 नेताओं की सोच में कितना फर्क है। कांग्रेस की कल बैठक होती है, कल या परसों जब इन लोगों ने अपनी बैठक की कि क्या करना है, सदन में क्या एजेंडा रहेगा, जयराम रमेश जी बाहर आते हैं, कहते हैं कि भैया ऑल पार्टी मीटिंग के तो कोई मायने ही नहीं है। वहां पे 4 लोग सरकार की तरफ से बैठे रहते हैं, 2 लोग जो नहीं होते वो फैसला क्या क्या जो नहीं उन्होंने उसमें कहा बाहर निकल के कि ऑल पार्टी मीटिंग के कोई मायने नहीं है। वहीं द सेम डे, उसी शाम को आदरणीय खड़गे साहब पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। तो कांग्रेस कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे तो आए कि क्या उनको ऐसी मीटिंगों के मायने दिखते हैं। ना आपको इन मीटिंगों के मायने दिखते हैं, ना आपको संसद के कोई मायने दिखते हैं, ना संसद में बहस का आपको कोई मायने दिखता है, ना चर्चाओं का कोई महत्व है। तो ना आपके लिए संसद मायने रखती है, ना आपके लिए दल मायने रखते हैं, आपके लिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना ही मायने रखता है। अगर इतनी चिंता विपक्ष को इन तमाम बातों को लेकर है, आप मुझे बताइए आखिरी बार कब विपक्ष ने एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करके प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया कि हम लोग जाना चाहते हैं, हम लोग मिलना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं देश में कि उनको चिंता होगी? इतने समय से देश में इतना कुछ हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं कहां? आज जब वो वापस आए, एकदम से उनको वापस याद आ गया कि अरे पटना में मुझे बच्चों के साथ संवाद करना था, पर अब वो तो छूट गया छुट्टियों में, अब मैं देहरादून जाके संवाद कर लेता हूं। तो ऐसे पार्ट टाइम आपके नेता काम करेंगे और उसके बाद एक सरकार जो कि 24 घंटे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, आप सिर्फ उंगली उठाएंगे तो सकारात्मक लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है ना। डिलिमिटेशन बिल चूंकि आने जा रहा है, ऐसी संभावना है कि डिलिमिटेशन बिल आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आएगा, वुमेन रिजर्वेशन, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं पूरी तरीके से मेरी पार्टी इसका समर्थन करती है। आड़ ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि विमेन रिजर्वेशन की आड़ में डिलिमिटेशन किया जा रहा है, डिलिमिटेशन की आड़ में विमेन रिजर्वेशन किया जा रहा है। मैं बोलता हूं भैया प्रभु, किसी आड़ में नहीं किया जा रहा, ये करने का तरीका ही तैयार किया गया और इसको ऐसे ही करने की सोच के साथ हम लोग लेकर आए हैं कि डिलिमिटेशन के माध्यम से जो सीटों की संख्या बढ़ेगी, उसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन इस हिसाब से किया है कि उन 1/3 सीटों को हम लोग बढ़ाएंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स मौजूदा परिस्थिति में जो भारत की संसद में आए, उसमें से 1/3 सीटें ऑटोमेटिकली विमेन के लिए रिजर्व्ड हो जाए ताकि नारी शक्ति अधिनियम को हम लोग लागू कर सकें। अब इसमें विपक्ष बार बार बोलता है कि भैया इसकी आड़ में आप कर रहे हैं, इसकी आड़, प्रभु किसी की आड़ में नहीं कर रहे। डिलिमिटेशन आज नहीं तो कल करना है ना। आप देखिए किस तरीके से देश की आबादी बढ़ती जा रही है और उसके एक एक सांसद के ऊपर देखिए कितने लोगों की जिम्मेदारी आ रही है। मैं खुद जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, 2.5 मिलियन प्लस पीपल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और किस तरीके से इम्बैलेंस है अलग अलग क्षेत्रों में। जहां की आबादी कम है वहां पे आपको कुछ लाख लोग मिलेंगे एक सांसद पे
और जहां पे आबादी ज्यादा है, पूर्वोत्तर के जो राज्य, ये उत्तर के जो राज्य हैं, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पे आप देखिए कितनी आबादी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना, एक एक सांसद के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आती है, और जब वो जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाता तो वो सवाल भी खड़े होते हैं। ऐसे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए डीलिमिटेशन करना जरूरी होगा। बट अगेन, अगर हम लोग पॉपुलेशन के आधार पर करते, फिर सदन के राज्यों को इसमें दिक्कत होती। तो हम लोग तो जो सबको सूट करे, जो सबके हित में हो, हम लोग वो प्रस्ताव लेकर आए कि 50% ऑफ द सीट्स हर राज्य में हम लोग बढ़ा देंगे। मेरे बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से उसकी आधी सीटें हम लोग बढ़ा देंगे, 20 सीटें प्लस कर दी, 40 + 20 60 हो गया, 60 सीटें हम लोगों ने बढ़ा दी, 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व हो गई। अब ये कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको किसी के लिए भी, इसमें सदन सीट्स की भी चिंताएं खत्म, बल्कि उनका जितना रिप्रेजेंटेशन होता है उन राज्यों का, उसमें उनको आधा, 1, 1.5, 1.25% बढ़कर ही संसद में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इस वाले प्रस्ताव से। और नारी शक्ति अधिनियम साथ में लागू हो रहा है। आज मुझे बता दीजिए, आज अगर ईमानदारी से लोग बोलते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में कर दें, कांग्रेस, सपा जैसे दल, कितनी महिलाएं हैं इनके पास? क्या इन लोगों ने एग्जिस्टिंग परिस्थिति में दिया है वो रिजर्वेशन? भाई मुझे तो कोई चिंता नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, चिराग पासवान को, मैंने तो ऑलरेडी 40% रिजर्वेशन दे रखा है मेरी पार्टी में महिलाओं को। मेरे 5 सांसदों में से 2 महिलाएं हैं मेरी सांसद, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए ना, आप मौजूदा परिस्थिति में अपने कौन से मेल सांसद की सीट आप काट कर आप किसी महिला को आप देंगे? क्या आपकी पार्टी में विद्रोह नहीं होगा? क्या आपके दलों के भीतर मतभेद पैदा नहीं होंगे कि भाई मेरी सीट को महिला सीट कर दिया, महिला आरक्षित कर दिया? फिर वही पुरानी परंपराएं शुरू हो जाएंगी कि फिर वो पुरुष नहीं लड़ेगा, अपनी बीवी को लड़ाएगा, अपने परिवार की किसी महिला को लड़ाएगा। तो क्या ये है इंक्लूसिवनेस, महिलाओं को जोड़ने की सोच? तो ऐसे में एक खूबसूरत प्रस्ताव लेकर सरकार आई है, उस पर चर्चा कीजिए, बात कीजिए, पसंद आता है ठीक है, नहीं पसंद आ रहा तो एक बार तो आप रिजेक्ट कर ही चुके हैं, दूसरी बार कर दीजिएगा। बट अब इसको लेके सिर्फ हंगामा करेंगे, चर्चा भी नहीं होने देंगे, ये सोच गलत है। जहां तक रही मेरी पार्टी की बात, जो आपका सवाल था, पूरी तरीके से हम लोग डिलिमिटेशन और नारी शक्ति अधिनियम जो लेकर आ रहे हैं उसका हम लोग समर्थन करते हैं। हम इनसे हटके थोड़ा राजनीतिक पहलू पर बात करते हैं, क्योंकि बिहार से आपका पार्टी का काफिला शुरू होता है, मैंने देखा झारखंड, दिल्ली, अब मैं देख रहा हूं कि आप लगातार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में भी आपके विधायक हैं, तो क्या आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है? और आप उत्तर प्रदेश में आपकी चुनावी तैयारी कितनी है? क्या आप एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं? ये अब देश जानना चाहता है। देखिए, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं एनडीए का एक मजबूत हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर है। हम लोगों ने देश भर के चुनाव एक साथ लड़े, जहां से मैंने बिहार में 5 सीटों पे मैंने चुनाव लड़ा। बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा, जहां 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 विधायक मैंने जीते। बिहार सरकार का हम लोग मजबूत हिस्सा हैं, 2 मंत्री मेरे बिहार सरकार की कैबिनेट में हैं। झारखंड का चुनाव हम लोगों ने गठबंधन में साथ मिलकर लड़ा, वहां से हमारे विधायक जीतकर झारखंड विधानसभा में आज की तारीख में विधायक की भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा, बट उदाहरण है कि नागालैंड का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर नहीं लड़ा था, मेरे 2 विधायक नागालैंड में भी हैं। ऐसे में गठबंधन होगा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश देखिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं जब पार्टी के विस्तार की सोच रखता हूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उत्तर प्रदेश बिहार को हमेशा, झारखंड उत्तर प्रदेश बिहार को हमेशा एक सांस में उन्होंने देखने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जब 80 के दशक में जब उन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश से, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिजनौर से चुनाव लड़ने का काम किया, ऐसे में दर्शाता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और आज की तारीख में जब मेरी पार्टी के विस्तार की सोच रखती है, अलग अलग राज्यों में जब हम लोग अपने फुटप्रिंट्स को गहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है। गठबंधन होगा नहीं होगा, मैं मानता हूं इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। 403 सीटों पर मेरी पार्टी वहां पे तैयारी कर रही है। एक बार जब हमारी वो पूंजी एकत्रित होती है, तभी गठबंधन के साथ बैठकर बातचीत करने के भी मायने हैं। जब तक जन समर्थन आपका पूरा तैयार नहीं होता, पार्टी सदस्यता अभियान आने वाले दिनों में शुरू करने की सोच रखती है। तो मैं मानता हूं कि अगले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, और उसके बाद ही गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। हैविंग सेड दैट, मेरा ध्यान सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही केंद्रित नहीं है। कल आप मुझे पंजाब में भी देखेंगे,
पंजाब और उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश पे बात करता हूँ जी कि क्या आप लोग मान लिया कि चूंकि आप कह रहे हैं चुनाव तो लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 100% उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ने जा रही है और वो गठबंधन के तहत लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। गठबंधन का क्या स्वरूप होगा नहीं होगा ये अभी समय लगेगा इसको तय करने में। एक स्लोगन उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा में है आपकी पार्टी को लेके कि पंडित पासी पासवान, ये चूंकि आपकी पॉलिटिक्स कभी जाति आधारित पॉलिटिक्स नहीं रही है, तो ये स्लोगन क्या आपकी पार्टी का है? एक्चुअली उत्तर प्रदेश अनलाइक बिहार, जहां पे अब हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ 14 करोड़ बिहारियों को जात पात धर्म मजहब से उठाकर हम लोगों ने विकास की राह के साथ जोड़ने की सोच रखी। और ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, मैं मानता हूं बिहार के हर एक घर हर एक परिवार में ये नारे के तौर पर ही नहीं, उस विकसित बिहार की सोच के विश्वास के साथ घर घर तक ये नारा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश में आज जब कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जो पीडीए को तमगे की तरह सीने पर लेकर चलते हैं, कई पूर्व की पार्टियां रहीं जिन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग जाति आधारित नारे देने का काम किया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार। तो मैं समझता हूं कि जिस क्षेत्र में आप जाते हैं उसकी भाषा के को अगर आप अपना कर अगर आप जनता तक पहुंचे तो आप ज्यादा बेहतर पहुंच पाएंगे। ऐसे में जब मैं पंडित पासी पासवान की बात करता हूं, ये वो ब्रैकेट है, अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर आप इसको देखिएगा तो पंडितों से शुरुआत होकर अनुसूचित जाति, ये सामाजिक समीकरण के बीच में तमाम समाज आते हैं। एक ऐसा वर्ग जिसको पूरी तरीके से सक्षम माना जाता है, पंडितों को लेकर कहा जाता है अपर कास्ट सब बढ़िया सब बहुत, पर क्या उनके साथ अत्याचार नहीं होता, क्या उनके साथ अन्याय नहीं होता? मेरे बिहार में ही जिस तरीके से भरत तिवारी जी का एनकाउंटर कर दिया गया, क्या ये उदाहरण नहीं है? तो ऐसे में एक समाज जिसको ये तमगा दे दिया गया है कि पूरा सक्षम है, सब कुछ मिल रहा है, हाशिए पर वो भी है। और एक ऐसा समाज अनुसूचित जाति का जिसके ऊपर तो ये ठप्पा लगाया ही गया है कि भाई तुम तो अछूत हो, तुम तो गांव से बाहर रहते थे, भेदभाव। आज भी उदाहरण मिलते हैं, किसी दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, मंदिर में कोई परिवार प्रवेश कर ले तो गंगा जल से धुलवाया जाता, ये उदाहरण आज भी मिलते हैं। बट इन दोनों के बीच में पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अलग अलग धर्म के लोग हों, इन सबके साथ भी उसी तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो ये वो ब्रैकेट हम लोगों ने तैयार किया है जो कि A to Z की बात करता है, पंडितों से शुरू करते हुए पासी पासवान जो कि आज की तारीख में हाशिए पर हैं, और इसमें से जितने वर्ग, जितनी जाति, जितने धर्म आते हैं, उनके तमाम गरीब लोगों को ले लीजिए, सबकी समस्याएं एक समान है, सबकी चिंताएं एक समान है। और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उन्हीं की समस्याओं के समाधान की सोच के साथ, उनकी आवाज बनने की सोच के साथ उत्तर प्रदेश में उतरने जा रही है। बात पंजाब की करते हैं, आप पंजाब में भी काफी एक्टिव हैं, उत्तराखंड में भी एक्टिव है। पंजाब चूंकि काफी वहां पर वोट बैंक के लिहाज से आपकी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि बड़ा फायदेमंद रहेगा, तो पंजाब में किस तरह की तैयारी है और उत्तराखंड में किस तरह की तैयारी है, और क्या इन दोनों राज्यों में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग पंजाब में तो 100% चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी लोक जनशक्ति पार्टी राज्य इकाई का ये प्रस्ताव औपचारिक तौर पर अभी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को आना है, उस पर भी हम लोग फैसला लेंगे। पर पंजाब और उत्तर प्रदेश से ये प्रस्ताव राज्य इकाई के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जा चुका है कि दोनों राज्य इकाई वहां पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। पंजाब में भी मेरे चुनाव लड़ने की सोच है। मेरी माँ सिख परिवार से आती हैं, मेरा आधा परिवार पंजाब में भी अपनी मजबूत पहचान रखता है। तो ऐसे में, और मैं मानता हूं कि वहां पे बिहारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है जो कि लेबर क्लास के तौर पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभाने की सोच के साथ पंजाब जाते हैं, उनकी परिस्थितियों की भी चिंता करना मैं मानता हूं एक बिहारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में पंजाब में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। कल मैं विधिवत तरीके से गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में माथा टेक कर विधिवत तरीके से वहां पे अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करूंगा। और पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अब गठबंधन में लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये स्वरूप अभी तैयार होने में समय लगेगा, पर चुनाव जरूर लड़ेंगे, ये तय है। और आखिरी सवाल बिहार से है, चूंकि आपका बिहार आपका नेटिव राज्य है, आपने पहले ही घोषणा किया था कि बिहार में जब अगला विधानसभा का चुनाव होगा तो मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होऊंगा। क्या आप अभी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं बिहार के लिए अगले विधानसभा के लिए या नहीं? देखिए, मैं 2030 विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं और मेरी पार्टी तैयारी जरूर कर रही है। गठबंधन में कई बार सीमाएं आती हैं,
ऐसे में मैं मानता हूं कि पार्टी को अपनी पकड़ को मजबूत करना जरूरी है और इसी सोच के साथ दिन रात आज भी बिहार में चुनाव समाप्ति के बाद भी मेरी पार्टी दिन रात बिहारियों के सुख दुख के साथ खड़ी है। कई बार कुछ विषय अगर मुझे सरकार के समक्ष भी मजबूती से रखने की जरूरत पड़ती है, भले अपनी सरकार हो, मैंने कभी हिचकिचाया नहीं, बिहारियों के मुद्दे को लेकर मैं कभी पीछे हटा नहीं। मैं चेहरा बनूंगा नहीं बनूंगा ये अंतोगत्वा, ये फैसला बिहार की जनता को लेना है, पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, आज की तारीख में मुझे चिंता इस बात की होती है कि बिहार धीरे धीरे बिहारियों की आवाज उठाने वाली आवाजें कम हो गई हैं। हम लोग सत्ता पक्ष हैं, बट मैंने हमेशा माना कि लोकतंत्र में विपक्ष की ज्यादा अहम भूमिका रहती है। बिहार में लंबा समय मैंने विपक्ष की भूमिका में रहकर बिताने का काम किया। कई बार जब विपक्ष के दल पूछते हैं कि भैया सवाल आप हमसे क्यों कर रहे हैं, सत्ता में जो बैठे हैं, अरे उनको तो सत्ता में बैठा दिया ना जनता ने, अब आपको सवाल करने हैं जनता के, और इसीलिए ये सवाल आपसे होते हैं, ताकि अगर आप उनके सवालों को सही मंच तक उठा पाएंगे तो अगली बार जनता फिर आपको चुनेगी। ऐसे में लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। आप मुझे बताइए, इतने समय से बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने चिंता बिहारियों की बढ़ाने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष बिहार के कहां थे? जब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, जब हम लोग नेता प्रतिपक्ष भारत की संसद में कहते हैं कि जब वो गैर मौजूद रहते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष बिहार के भी गैर मौजूद रहते हैं, वो भी ऐसे समों पे दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका अगर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ये उचित नहीं है। ऐसे में हर किसी की आवाज आज भी सत्ता का हिस्सा होने के बावजूद, बिहार सरकार का हिस्सा होने के बावजूद, हर सुख दुख में बिहारियों के साथ रहने का मैं प्रयास कर रहा हूं। 2030 में मैं पुनः कहूंगा, टू अर्ली टू कमेंट, गठबंधन का स्वरूप होगा नहीं होगा, बहुत जल्दी है इस पे कोई भी टिप्पणी करना, बट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक प्रमुख भूमिका में 2030 विधानसभा चुनाव में अपने आप को जरूर देखती है। शुक्रिया सर, हमसे बात करने। थैंक यू।